स्टेप से होते हुए रिसर्च कंडक्ट करना है, एंड हाउ टू कंडक्ट लिटरेचर रिव्यू। किसी भी लिटरेचर को किस तरह पढ़ा जाता है, उसको रिव्यू किस तरह किया जाता है, ठीक है। आज के बाद कल से हम बाकायदा प्रैक्टिकल वर्क शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब आपके अच्छा खासा बर्डन कल से आपके ऊपर अच्छा खासा बर्डन स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो एकेडमिक स्टडीज़ है उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपने पे भी किया है। तो 10 डेज़ यहाँ पर लगाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तरीके से। और जैसे हमने वादा किया है कि एट द एंड ऑफ द दिस वेबिनार आपसे हम रिसर्च प्रपोजल या सनऑप्सिस जो है वो लिखवा लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑर्किड आईडी आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी से, फिर स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च करेंगे, फिर एंड में आपके टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और बताएंगे इसमें क्या गलतियाँ आपने की या फिर इसमें और क्या गुंजाइश है जिसमें आप बेहतरी ला सकते हैं। ऑर्किड आईडी, ऑर्किड ठीक है। तो ओपन रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूटर, ओपन रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूटर आईडी का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी आईडी होती है, ये एक ऐसी वर्चुअल आईडी है जो कोई भी रिसर्चर अपने लिए बनाता है। और जैसे अगर अभी मेरी अपनी एक ऑर्किड आईडी बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, बना के दिखाता हूँ। ये मेरी ऑर्किड आईडी, ठीक है, देखिए लिखा हुआ नेम मोहसिन खान, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर उन्होंने 16 डिजिट से कोड दिया है, ये देख रहे हैं यहाँ पर जो अभी अपने कर्सर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 16 डिजिट कोड मेरी। सर स्लाइड चेंज नहीं हुई, सबके साथ ये मसला है। हेलो, आई थिंक सर सबके साथ ही यही मसला है। नहीं स्लाइड शो रीज्वाइन करो, हो जाएगी सही। किसी की स्लाइड चेंज नहीं हो रही? हाँ हो रही है स्लाइड चेंज, हो रही है, चेंज हो रही है। देखो मैं ऑर्किड आईडी के विंडो पर हूँ, सही है, ऑर्किड आईडी पे हूँ मैं। देखें, बताएं मुझे, किस कोई अपनी माइक ऑन करें। ऑर्किड आईडी के विंडो पर हूँ। यस सर, चेंज हो रही है। यस सर चेंज हो गई। ओके, तो मैं बता रहा था कि ऑर्किड ऑर्किड दरअसल ऑर्किड आईडी आम जबान में ये गलतुल आम है, एक मिसनोमर है। ऑर्किड आईडी आमतौर पर हम कहते हैं, लेकिन वो ऑर्किड एज एक्रोनियम जो लास्ट में आईडी लगी हुई है वो खुद एक इसकी मतलब आइडेंटिफिकेशन होती है। तो ये खैर ऑर्किड आईडी मैं यूज़ करता हूँ, मार्बल के नॉर्मल है तो आप भी शायद यूज़ कर सकते हैं। तो ये 16 डिजिट कोड है जो किसी भी पर्सन को, कोई रिसर्चर जब पहली मतलब रिसर्च में आता है तो उसे अपने एक ऑर्किड आईडी बनानी पड़ती है, ठीक है। तो ऑर्किड आईडी करता क्या है कि आपको एक वर्चुअल पहचान देता है, आपकी एक वर्चुअल पहचान बनाता है रिसर्च कम्युनिटी के अंदर। तो होता क्या है कि जैसे आप ऑर्किड आईडी के यहाँ पर आएंगे विंडो में, आप गूगल पर सर्च करें ऑर्किड आईडी और वहाँ पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करा लें। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कराया है अपने ईमेल के साथ। इससे होता क्या है कि आपके नाम का अगर कोई शख्स, जैसे मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन खान है, तो अगर आपको याद हो कि मतलब मैंने अपने नाम से सर्च भी किया था पबमिट को, तो उसमें तकरीबन 110 रिजल्ट आ गए थे। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि अगर मैं अपना नाम लिखूँ पबमिट पे, ठीक है, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ। अगर मैं नाम लिखूँ अपना पबमिट के ऊपर मोहसिन, ठीक है, और इसके सामने मैं लगा दूँ ये ऑथर, तो अगर मैं इसे सर्च करूँ तो आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिल जाएंगे भी। ये देखें 1053 रिजल्ट, 1053 रिजल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि मोहसिन के नाम से ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो पब्लिश कर चुके हैं रिजल्ट्स को। तो इससे कंफ्यूजन होने का खतरा होता है। तो ऑर्किड आईडी क्या करती है कि आपको अपनी एक पहचान देती है, और वो ये 16 डिजिट कोड आपकी अपनी एक अलग से पहचान होता है, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी होती है इंटरनेट की दुनिया में या वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर। तो कोई भी रिसर्चर जब कोई रिसर्च शुरू करता है अपनी ऑर्किड आईडी बनाता है। तो अब मैं इस पे नहीं जा रहा कैसे बनाते हैं, तो आपको भी यूट्यूब चैनल कि हाउ टू क्रिएट ऑर्किड आईडी, तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। या इसका बहुत सिंपल स्टेप है, आप सिर्फ ऑर्किड आईडी के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ रजिस्टर पे क्लिक करें और सब कुछ आराम से आप कर लें। इसमें सिर्फ बामुश्किल 5 मिनट लगेंगे, हम आराम से अपनी ऑर्किड आईडी बना लेंगे। लेकिन ये है कि लाजमी बना लें, क्योंकि क्या लिखा है, ऑर्किड आईडी कैन हेल्प डिस्टिंग्विश बिटवीन पीपल विद द सेम नेम। जिनके सेम नेम होते हैं उनके डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। ऑर्किड मीन्स ओपन रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूटर आईडी, ठीक है।
द पर्सन वुड बी असाइंड अ यूनिक 16 डिजिट नंबर, जो आपको मैंने दिखाया, तो 16 डिजिट नंबर है वो एक यूनिक होता है उस पर्सन के लिए। दे वुड यूज देयर ऑर्किड आईडी नंबर विद पब्लिशर, जब भी आप अपनी रिसर्च पब्लिश करने जाएंगे तो ये ऑर्किड आईडी नंबर आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। जब आप किसी से फंड लेंगे या फिर यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन आप शो करेंगे तो वो ऑर्किड आईडी नंबर आपका जाता है, वो आपकी वर्चुअल आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो अब आप लोगों को मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके ये असाइनमेंट भी है कल के लिए, कल जब आप लोग आएंगे तो हर एक शख्स की अपनी अपनी ऑर्किड आईडी बन जानी चाहिए। आप यूट्यूब सर्च करने पे बेताशा वीडियोस मिल जाएंगी कि हाउ टू क्रिएट ऑर्किड आईडी, कोई मसला नहीं होता, सिंपल आपसे ईमेल एड्रेस पासवर्ड मांगते हैं और आराम से अपनी ऑर्किड आईडी बना सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? या आप लोगों को कल तक बना लेनी है हर एक शख्स को जो यहाँ पर मौजूद है। हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। अच्छा, आज का हमारा सेशन थोड़ा छोटा रहेगा इंशाल्लाह, तो क्योंकि आज काम कम है और ज़्यादा मैं फोकस करूंगा आपके जो आपने टाइटल लिखा उसके ऊपर, लेकिन आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अब जो हम कल से काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप होने और क्या क्या, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमें करना है क्या आगे जाके सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक, ये काम आप लोगों ने कर लिया है। सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक आप लोगों ने कर लिया है। सर्चिंग फॉर द टॉपिक ऑन फॉर्मुलेट टाइटल, ये भी आपको मैंने सिखाया। एक मतलब आपने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया है और फिर आपने पॉपेट में सर्च करके आपको मैंने बूलियन ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाया पूरा। माशाल्लाह से बहुत से लोगों ने काम भी किया उसको और सीख भी लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने टाइटल बनाया भी बड़े अच्छे तरीके से, मुझे कुछ टाइटल्स बहुत पसंद है कुछ आप लोगों ने बनाया। तो या आपने यहाँ तक अभी आप सेकंड स्टेप के ऊपर खड़े हुए, आपने टाइटल जो है फॉर्मुलेट करना सीख लिया है, ठीक है। अभी इसमें और थोड़ी सी आपको टिप्स दूंगा ताकि आप टाइटल को बेहतर कर सकें। राइटिंग या साइनॉप्सिस, साइनॉप्सिस या प्रपोजल, साइनॉप्सिस के साथ एक लफ्ज लगता है प्रपोजल का, ठीक है। तो साइनॉप्सिस या प्रपोजल क्या होता है, जो भी रिसर्च आप करने जा रहे हैं उसका एक आप प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप समझ में आता है लफ्ज कि जब भी कोई बड़ी मशीन बनानी होती है, कोई कार सपोज करें, कोई होंडा सिविक बनानी, तो होंडा सिविक की जब प्रोडक्शन होने से पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है और वो प्रोटोटाइप कंपनी के सामने, कंपनी के ऑनर के सामने कोई इंजीनियर रखता है कि मैंने ये होंडा सिविक का प्रोटोटाइप बनाया। तब कंपनी का ऑनर उसको मुकम्मल तरीके से चेक करता है कि ये जो प्रोटोटाइप है इसके अंदर क्या फीचर्स हैं, क्या होने चाहिए, क्या गलतियाँ हैं। चेक करने के बाद वो बार बार इंजीनियर को कहता है कि आप इसमें ये चीज़ ठीक कर लें, ये चीज़ ऐड कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ठीक है। तो साइनॉप्सिस या प्रपोजल राइटिंग आपके रिसर्च का एक प्रोटोटाइप होता है। आप उसमें वो तमाम की तमाम बातें कर रहे होते हैं जो आप आइंदा फ्यूचर में करने जा रहे हैं, सही है। साइनॉप्सिस में क्या होता है कि आप जो है अपने मतलब जो आप करते जा रहे हैं उसके हवाले से थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन दे चुके होते हैं कि भाई मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ। सपोज करें एक यहाँ पर टॉपिक आया था जैसे अबॉर्शन का, अगर किसी ने जिक्र किया था, तो मैं अबॉर्शन पे टॉपिक लिखने जा रहा हूँ, रिसर्च करने जा रहा हूँ। तो एबॉर्शन के हवाले से आप साइनॉप्सिस करने से पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जो कल आपको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। साइनॉप्सिस कौन से स्टेप्स होते हैं आपको ऐसी बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि उस पर आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, साइनॉप्सिस के एबॉर्शन के हवाले से सब कुछ बताना है कि एबॉर्शन किस ग्रुप में कॉमन है, दुनिया के अंदर एबॉर्शन का रेशो क्या है, अच्छा कराची के अंदर एबॉर्शन का रेशो क्या है, एबॉर्शन क्यों होता है, किस एथनिक ग्रुप में ज़्यादा है, वाइट में ज़्यादा है, ग्रुप में ज़्यादा है, यूरोप में कॉमन है, एशिया में कॉमन है। फिर एबॉर्शन की डेफिनेशन क्या है, जो प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप बताते हैं कि हम रिसर्च कहाँ कंडक्ट करने जा रहे हैं, हम जो रिसर्च करेंगे उसका फ़ायदा क्या होगा, हम कहाँ कंडक्ट करने जा रहे हैं, हमारा हमारी पॉपुलेशन क्या होगी, मतलब हमें कितना, मतलब कितने लोगों से हम इंटरव्यू लेंगे। ये भी 400 लोगों से लेंगे, 500 लोगों से लेंगे, 600 लोगों से लेंगे, 1000 लोगों से लेंगे या 200 लोगों से लेंगे, वो डिपेंड करता है रिसर्च के ऊपर। तो उसको हम कहते हैं सैंपल साइज, ठीक है। सैंपल साइज क्या होता है कि सैंपल साइज वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनका रिसर्च डेटा आपने कलेक्ट करना हो। तो आप दरअसल सैंपल ले रहे होते हो, जिस तरह ब्लड सैंपलिंग करते हैं ना, ऐसे आप क्या डॉक्टर कहते हैं कि जाके सैंपल लेके आए, यूरिन सैंपल ले आए, स्टूल सैंपल ले आए या फिर ब्लड सैंपल। तो दरअसल वो सैंपल क्या है जिसको आप चेक करने जा रहे हो। तो इस तरह से जब आप कोई रिसर्च करते हो तो जिसका इंटरव्यू ले रहे हो तो वो एज अ खुद, यानी कि जो इंटरव्यूअर है सामने वाला, वो खुद एक सैंपल है। तो उसको, तो उसकी जो अमाउंट होती है, जो तादाद पॉपुलेशन होती है, उसको हम कहते हैं सैंपल साइज। अब सैंपल साइज 300 भी हो सकती है, 300 पीपल, सैंपल साइज 400 भी हो सकता है, 400 पीपल। समझ में आ गई बात? तो सिनॉप्सिस एक बहुत बड़ा मतलब अपने अंदर बहुत ज़्यादा वसत रखता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे सिनॉप्सिस होता है क्या। बस बात समझ, अब ये समझ लें कि आपने टाइटल अपना लिख लिया है और आपने सिनॉप्सिस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अच्छी सिनॉप्सिस आपने लिख ली। अब सिनॉप्सिस लिखने के बाद एक स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं ईमेलिंग द सिनॉप्सिस टू द सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर कौन होता है, ये बात समझे। सुपरवाइजर वो रिसर्चर होता है, एक सीनियर रिसर्चर सुपरवाइजर बन सकता है।
जिसकी ऑलरेडी बहुत सारी पब्लिकेशंस हो, जो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो, या जिसका एक रिसर्च सोसाइटी में एक अच्छा नाम हो। मतलब दूसरा जो इंटरनेशनल रिसर्च सोसाइटी है उसको एज अ एंटिटी जो है वो मानती हो कि हाँ ये एक अच्छा इंसान है जिसने अच्छी खासी रिसर्चेस ऑलरेडी पब्लिश किए हैं और ये एक्सपीरियंस बंदा है, तो उसको आप सुपरवाइजर जो है अपना सेलेक्ट कर सकते हो। लाजमन लाजमन तौर पर आप कोई भी रिसर्च करो, आपको एक सुपरवाइजर हायर करना पड़ता है। उसको पैसे नहीं देने पड़ते, मैं नहीं कह रहा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन हायर करने से बता दें कि उसको अपनी रिसर्च में शामिल करना पड़ता है। अच्छा, सुपरवाइजर का क्या फायदा होता है? आपने सपोज करें ईमेल कर दिया सुपरवाइजर को अपनी सिनॉप्सिस, कोई भी सुपरवाइजर था आपके यूनिवर्सिटी का अपना टीचर भी हो सकता है, पैथोलॉजी डिपार्ट, फिजियोलॉजी डिपार्ट और कम्युनिटी मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री डिपार्ट, फार्माकोलॉजी डिपार्ट, ये जो डिपार्ट मैंने नाम दिए, इन डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको आराम से सुपरवाइजर्स मिल जाएंगे। आप किसी भी टीचर के पास जाओ, उनसे कहें कि टीचर या आपकी जो भी आपके मैम है, मैम के पास मैम के हमने जो है एबॉर्शन के ऊपर रिसर्च करनी है और ये हमारी सिनॉप्सिस है, तो वो टीचर या सुपरवाइजर क्या करेगा कि सिनॉप्सिस को मतलब प्रूफ रीड देगा। रीड देने के बाद उसे अगर अच्छी लगी तो वो कहेगा कि हाँ मैं इस रिसर्च में इंटरेस्टेड हूँ और आपके साथ में काम करना या करनी, आपके साथ काम करना पसंद करूँ या करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही वो अप्रूवल दे देता है कि हाँ आप रिसर्च आप कर सकते हैं, तो होता क्या है उसके बाद रिसर्चर क्या करता है कि आपको कहता है कि आप आईआरबी के लिए अप्लाई करें। आईआरबी क्या होता है? आईआरबी इज अ इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। ठीक है, आईआरबी क्या होती है? इट इज अ इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। अब जब एक सुपरवाइजर आपको चेक कर देता है कि भाई आपने सिनॉप्सिस बहुत अच्छी लिखी है और मैं तो इसे प्रूव करती हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ या इंटरेस्टेड हूँ इस रिसर्च। अच्छा, अगर आप किसी ऐसा हो कि लेक्चर दरम्यान में आवाज आ रहा है तो मुझे बता दिएगा। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड क्या करता है कि उसका काम होता है रिव्यू करना। जो भी सिनॉप्सिस आपने भेजी है उसको वो बार बार रिव्यू करता है और चेक करता है कि जो भी रिसर्च आप करने जा रहे हैं आया कि इसका फायदा होना भी है नहीं हो। उसके अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं और हर इंस्टीट्यूशन का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। कुछ इंस्टीट्यूशन महीने में दो बार रिव्यू करते हैं, कोई 3 बार भी करते हैं। जैसे मुझे पता है जेएसएमयू का, तो वो जो है महीने के आखिर में रिव्यू कर रहे हो। तो जब आईआरबी अप्रूवल मिल जाती है, इसे कहते हैं आईआरबी का अप्रूव हो जाना। जैसे आपने बहुत से सिनॉप्सिस लिखी, आपको सुपरवाइजर भी राजी हो गया और आपने आईआरबी के लिए अप्लाई किया, आईआरबी भी आपकी अप्रूव हो गई, तो ये आपको मिल गया ग्रीन सिग्नल। मतलब ये आ गया है आपका 50 to 60% काम आप समझ ले हो गया। ये ग्रीन सिग्नल मिल गया है, मतलब ये कि आपकी रिसर्च इस काबिल है कि इस पर आप काम किया जा सकता है और मजीद ये कि इसे किसी भी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश भी किया जा सकता है जब ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जैसे अप्रूवल मिलता है तो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो फौरन से स्टार्ट करते हैं डेटा कलेक्शन, डेटा जमा करना शुरू करते हैं। जो भी उनकी रिसर्च, जैसे अबॉर्शन की जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो रिसर्च है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें अबॉर्शन की प्रेवलेंस मालूम करनी है। सपोज करें जिना और डाओ के अंदर, सिविल हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल के अंदर, या इसके अब्बासी शहीद के अंदर। ठीक है, इन 3 हॉस्पिटल्स के अंदर हमें प्रेवलेंस मालूम करनी है अबॉर्शन की, कि कितनी ज्यादा प्रेवलेंस है, मतलब पर डे कितनी अबॉर्शन के लिए लोग आते हैं। तो ये होगा डेटा कलेक्शन का मेथड। आप जाएंगे उनके पास, उनके अथॉरिटी से बात करेंगे, बात करने के बाद उनसे अप्रूवल लेंगे कि हमें जो है डेटा कलेक्ट करने की इजाजत दी जाए। अब मेरे पास एक सवाल आया था पर्सनल पे कि सर मैं तो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, हम तो वार्ड जाते नहीं है, और वार्ड नहीं जाते तो हमें इजाजत क्यों मिलेगी? हाँ, ये इजाजत आपको दिलवाएगा आपका सुपरवाइजर, तभी सुपरवाइजर का फायदा है, क्योंकि वो खुद एक टीचर होता है और किसी इंस्टीट्यूट से मुंसलिक होता है। तो वो क्या करेगा, अपने ही इंस्टीट्यूट, मतलब सपोज करो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का है तो अपने पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट से एक लेटर लिख पाएगा, जैसे हम अप्रूवल लेटर कहते हैं। वो लेटर लेके आप कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी कई बार चले जाएं और उनको सिर्फ लेटर दिखाएं कि भाई ये देखिए हमारे पास जो है लेटर है, अप्रूवल है, तो आप हमें यहाँ काम करने का मौका दें। आप वहाँ के प्रिंसिपल या कोई भी हेड जो उसको दिखाएं, वो साइन करेगा, आपको मौका मिल जाएगा। बहुत ईजी होता है, कोई मसला नहीं होता। रिसर्च को लोग प्रमोट करते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, हम भी कर चुके हैं, हमें भी मिल चुकी है, ऐसा कोई मसला नहीं होता। चाहे आप फर्स्ट ईयर के हो चाहे सेकंड ईयर के हो, आपको आराम से अप्रूवल मिल जाएगी, आपको सुपरवाइजर आपको दिलवा देगा। ठीक है, जैसे ही डेटा कलेक्शन कर लेंगे, आप कहीं पर भी जाए, डेटा कलेक्शन हो गई, आपने 300 लोगों का इंटरव्यू लिया, उनसे क्वेश्चन के जवाब मिले, तो वो एक डेटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, डेटा कलेक्शन जैसी हो जाएगी तो फिर आप करेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस
अब ये भी हमारे कोर्स में शामिल है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किस तरह की जाती है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए होता क्या है कि जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया होता है उसको एक सॉफ्टवेयर में डालते हैं। आई गेस मेरे पास वो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, मैं जरा देखता हूँ। SPSS कहते हैं उसे, मैं जरा इसे खोल के दिखाता हूँ। SPSS के अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि सॉरी आई गेस वो मुझसे डिलीट हो गया या फिर कहीं गुम हो गया है। चेक कर लो। नहीं मिल रहा, चलो मैं बाद में बात करता हूँ। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है आपके पास सॉफ्टवेयर होता है, हम कहते हैं SPSS। SPSS एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप अपने तमाम फ्लो चार्ट्स, पाई चार्ट, ग्राफ, टेबल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के बाद आप उसके एक रिजल्ट निकालते हैं और उस रिजल्ट की बुनियाद पर जो आपने डेटा कलेक्ट किया उससे रिजल्ट निकल गया, उस रिजल्ट की बुनियाद पर आपको पूरे रिसर्च के ऊपर डिस्कशन करनी होगी, जो कि एक बहुत ही मुश्किल स्टेप होता है। क्योंकि मुझे आज जब मैंने अपनी पहली डिस्कशन लिखी थी उसमें तकरीबन मुझे 3 वीक्स लग गए। इतना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि मेरा पहला पहला एक्सपोजर था और फर्स्ट डिस्कशन जब मैं लिख रहा था तो उसके इतने ज़्यादा मुश्किल मुझे पेश आई थी, लेकिन फिर भी मैंने लिख ली। लेकिन मुझे कम से कम 3 वीक्स लग गए थे उसको लिखते लिखते, क्योंकि एक तो मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी उन वक्तों में, और दूसरी बात ये है कि फर्स्ट एक्सपोजर था, कोई गाइडेंस नहीं थी। और जब हमने रिसर्च की थी तो उस वक्त हमारा रिसर्च पेपर ख़त्म हो गया था। तो जब आप भी डिस्कशन लिख रहे होंगे तो भी आज से 5-6 महीने बाद लिख रहे होंगे, और जब 5-6 महीने बाद लिख रहे होंगे तो फिर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। खैर हम यहाँ मौजूद आपको गाइड कर देंगे। लेकिन ये कि मैं बताना चाहता हूँ कि डिस्कशन इज द मतलब एक बहुत ज़्यादा टफ स्टेप होता है किसी भी रिसर्च के अंदर, और पूरी रिसर्च आपकी डिस्कशन के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी अच्छी डिस्कशन आप लिख सकते हैं और जितनी डिस्कशन आपने लिखी, आपकी डिस्कशन जितनी ज़्यादा आपके रिजल्ट से मैच करेगी और जितनी ज़्यादा आपके जो आपने रिसर्च टाइटल डिसाइड किया उससे मैच करेगी, उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके पब्लिश होने के, उतनी ज़्यादा इसको सराहा जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि आपने टाइटल लिखा, फिर आपने सिनॉप्सिस लिखी, सुपरवाइजर के पास गए, ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप आपको ये काम करना पड़ेगा, तभी 5 से 6 महीने लग जाते हैं रिसर्च के अंदर, टाइम लगता है। फिर आपकी अपनी एकेडमिक स्टडीज़ भी उसको भी देखना पड़ता है, तो खैर ये एक लंबा प्रोसेस होता है। आपकी पहली रिसर्च भी आपको करने में तकरीबन 6-7 महीने लग जाएँगे। फिर IRB है, IRB अप्रूवल मिलने के बाद आप डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करेंगे, डिस्कशन लिखने के बाद आप लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अभी मैं एब्स्ट्रैक्ट आपको दिखा दूँगा, ये डिस्कशन, रिजल्ट्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है, ये सब आपको अभी रिसर्च पेपर के अंदर दिखाऊँगा सब कुछ। ठीक है? फिर एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, जैसे मैंने आपसे पहले बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट इज़ अ समरी ऑफ एनी रिसर्च। तो एब्स्ट्रैक्ट क्यों लिखते हैं भाई? एब्स्ट्रैक्ट समरी लिखते हैं, ताकि जब भी कोई पबमेड के ऊपर आए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं पबमेड पे जाता हूँ, ठीक है? मैं पबमेड पे जाता हूँ, यहाँ पे किसी आर्टिकल पे अगर मैं क्लिक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्ने ट्रीटमेंट, तो अगर मैं उसके ऊपर इसकी क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक आर्टिकल अभी खुलेगा। ठीक है, जब ये आर्टिकल खुलेगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट। तो अब मैं एक व्यूअर हूँ, मैं आ रहा हूँ इस वेबसाइट के ऊपर आया हूँ, तो मुझे आर्टिकल्स को देखना है, उसे पढ़ना है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट जिस ऑथर ने ये रिसर्च पेपर लिखा होगा उसने ये खुद एब्स्ट्रैक्ट बनाया है। देखिए कितना छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट है, बस ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट बड़े भी होते हैं, लेकिन इसमें छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट लिखा और यहाँ पे कीवर्ड्स लिखती है। तो जब मैं ये एब्स्ट्रैक्ट पढ़ूंगा ना तो मुझे ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस रिसर्च पेपर के अंदर किस बारे में बात की जा रही होगी। तो बस मैं ये पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद मुझे मुझे लगा कि मेरे मतलब का है, तो मैं इसके अंदर जाऊंगा, यहाँ से फुल टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तभी एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है और ये ज़रूरी होता है लिखना। कोई भी रिसर्च जर्नल में अगर आप पेपर पब्लिश कराएँगे तो वो लाज़मी कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट लिख के दें हमें, ताकि आपका इस एब्स्ट्रैक्ट जो आपके रिसर्च पेपर के इन फ्रंट पेज पे रखा जा सके। ठीक है? फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखने के बाद अप्लाई फॉर पब्लिकेशन, ये एंड का प्रोसेस होता है। जब सब कुछ हो जाता है, फिर आपको जर्नल तलाश करना पड़ता है कि हम किस जर्नल में, तो तकरीबन 3 से 4 जर्नल पे आप अप्लाई करते हो, उन्हें ईमेल करते हो, ईमेल करने के बाद जिस जर्नल से रिप्लाई आ जाए, फिर वो आपको एक डिज़ाइन भेजते हैं कि भाई इस डिज़ाइन के ऊपर रिसर्च जो है आप मुझे लिख के दे दो। आप वो लिखते हैं और वहाँ भेज देते हैं। अच्छा, कुछ जर्नल जो है पेड है, यानी कि वो पैसे लेते हैं पब्लिश करवाने के, 25,000, 30,000, 40,000 भी फीस होती है। कुछ फ्री भी हैं और कुछ की 1.5-2 लाख भी फीस होती है। लेकिन एज़ अ स्टूडेंट आपको कंसेशन मिल जाती है। जैसे क्यूरियस एक जर्नल है, एक क्यूरियस एक ऐसा जर्नल है जहाँ फ्री में आर्टिकल पब्लिश की जा सकती है, मेरे कुछ दोस्तों ने की हुई।
ठीक है। लेकिन मैंने अब तक किसी पेड जर्नल में आर्टिकल पब्लिश नहीं करवाया, क्योंकि बात सीधी सी है कि अगर आप किसी पेड जर्नल पब्लिश कराओगे तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड वही डिमांड है, और जो फ्री जर्नल आपको दे रहे हैं उसकी डिमांड नहीं। तो सपोज करें अगर आपकी रिसर्च ग्रुप के अंदर 4-5 लोग हैं और अगर आपको 20,000 पे करना पड़े तो पर हेड 5,000 से स्टार्ट आएगा, तो वो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती, आराम से आप बेयर कर सकते हैं। तो और ये मत सोचिएगा कि हमें मेरे 5,000-6,000 लगने कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। जो मुझे अभी दिख रहा है कि जो मैंने रिसर्च सीखी तो मुझे कितना फ़ायदा हुआ था, तो आप इंशाल्लाह जब फ्यूचर आप ये कर रहे होंगे फिर आपको समझ में आएगा कि आपने कितना अच्छा फैसला किया था रिसर्च आर्टिकल्स को पब्लिश करके रिसर्च में हिस्सा लें। ठीक है, तो बस ये आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया कि ये चीज़ें इस पूरे अब जो हमारा वेबिनार शुरू होगा कल से, क्योंकि हम प्रैक्टिकल वर्क में आएँगे, तो ये चीज़ें हमने करनी है स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, आगे ज़रा आते हैं तो आपको हम बताते हैं रिसर्च टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन। अच्छा, ये आपको हम सिखा चुके हैं रिसर्च टाइटल कैसे सर्च किया जाता है, कैसे सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन राइटिंग, कल जब सिनॉप्सिस हम स्टार्ट किया तो उसका पहला स्टेप इंट्रोडक्शन राइटिंग होता है, तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन हम करके बताएंगे। अब जरा मैं आपके सामने एक आर्टिकल खोल रहा हूँ, अब देखते हैं जरा ये वाला। अब जरा इस आर्टिकल को देखें, इसकी पहले टाइटल पढ़ें, ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया है। इफेक्ट ऑफ लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स ऑन प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, लाइफस्टाइल के रिस्क फैक्टर्स के इफेक्ट्स हाइपरटेंशन के प्रेवलेंस में इन अ डिफाइंड अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, ऑफ रिवा, इन्होंने एक जगह का नाम बताया हुआ है। अब देखिए, इन्होंने अपने रिसर्च आर्टिकल के पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा है। एब्स्ट्रैक्ट में उन्होंने इंट्रोडक्शन कैसे लिखा, उन्होंने मटेरियल मेथड्स लिखा, और ये देखिए रिजल्ट्स भी उन्होंने लिखी और कंक्लूजन भी लिखा है रिजल्ट का। तो जब भी ये एब्स्ट्रैक्ट जो है हमेशा जर्नल के फर्स्ट पेज पे होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो पूरी रिसर्च मौजूद होती है। ठीक है, देखिए इस तरह इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। अब इनका टॉपिक क्या है, इन्होंने कोई टाइटल डिसाइड किया होगा, इफेक्ट ऑफ लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स ऑन प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन इन द डिफाइंड अर्बन पॉपुलेशन होगा। अब इन्होंने सब कुछ सोच समझ के मुकम्मल पबमेड पे सर्च करके ये टाइटल डिसाइड किया होगा। ठीक है, जब ये टाइटल डिसाइड कर लिया तो इसके बारे में फिर उन्होंने पढ़ा होगा तरीके से, उन्होंने हर चीज पढ़ी होगी। पढ़ने के बाद अब क्या होता है, ये शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन राइटिंग। इंट्रोडक्शन राइटिंग में क्या करना होता है, इसमें जो टॉपिक या टाइटल आपने डिसाइड किया है उसके हवाले से हर चीज ए टू जी बतानी पड़ती है। मतलब ये जो कीवर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं, जैसे लाइफ स्टाइल, रिस्क फैक्टर्स, प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन के हवाले से बताना पड़ेगा, और बस हाँ ठीक है, ये हो गए इनकी चीजें। तो ये जो चीजें हैं इस इंट्रोडक्शन के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए इंट्रोडक्शन चल रहा है, यहाँ तक चला, फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ से शुरू है डेवलपिंग कंट्रीज पे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इंट्रोडक्शन चल रहा है, और इन्होंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन खत्म किए थे। तो यहाँ तक जो इन्होंने ए टू जी सब कुछ बताया होगा। अब सिर्फ हल्का सा ओवरव्यू आपको देना चाह रहा हूँ, देखते जाएं। Hypertension is a modern day epidemic and it is becoming a public health emergency worldwide, especially in the developing countries. Simple सी बात, it has been observed that cardiovascular disease are increasing in only few them develop some symptoms like वगैरह वगैरह। अब ये पूरा हम पढ़ लें, पढ़ते नीचे आए, नीचे मुझे यहाँ पर कुछ चीज दिख रही है, जरा देखें। इन्होंने जब लास्ट सेंटेंस दिखाया, द रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन द ब्लड प्रेशर एंड रिस्क ऑफ सीवीडी इवेंट्स इज कंटीन्यूअस, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। यहाँ पर 5 और 6 लिखा हुआ है, देखना 5 और 6 सब्सक्रिप्ट। इसका मतलब पता है क्या होता है, ये 5 और 6 का मतलब ये होता है कि इन्होंने, मैं आपको नीचे लेके जा रहा हूँ तो दिखते जाए, ये 5 और 6 का मतलब ये होता है कि ये देख रहे हैं रेफरेंसेस 1 2 3 4 5, ये 5 और 6 वो जो उन्होंने वहां पर बातें लिखी है ना, वो इन रिसर्च पेपर से उठाई हैं। ये रिसर्च पेपर है बकायदा, ये वाला भी और ये वाला भी। उन्होंने पबमेड पे सर्च किया, रिसर्च पेपर्स ये वाले भी और ये वाले भी, इनको खोला, इनको पढ़ा, इनमें से जो बातें अच्छी लगी उनको उठाया, और इस ये कल उमैमा आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे किस तरह करते हैं। ये मैं आपको सिर्फ जनरली बता रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने लिख दिया। और ये नहीं कि सिर्फ कॉपी पेस्ट मारा है, इन्होंने वहां से आइडिया लिया है और अपने वर्डिंग्स में लिखा। ठीक है, अपने वर्डिंग्स में कैसे लिखते हैं, प्लेजरिज्म क्या होता है, ये आपको इंशाल्लाह कल बताया जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने लिख दिया, फिर उन्होंने मजीद नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू किया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने अलग बात की हो। ठीक है, अब जरा देखें, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टडीज इट इज नोटिस दैट, अब देखो ये इंडिया की बात करना शुरू कर रहे हैं। पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन बताया कि हाइपरटेंशन होता क्या है,
उसके क्या क्या मसाइल होते हैं, इसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती है और वगैरह वगैरह। आप कभी कोई पढ़ के मतलब खोल के पढ़ लेना। नेक्स्ट पैराग्राफ उन्होंने क्या किया है, इंडिया के अंदर प्रेवलेंस बता रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टडीज इट इज नोटेड दैट द प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन हैज इंक्रीज्ड बाय 30 टाइम्स अमंग द अर्बन पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ, वो कह रहे 55 सालों के अंदर 30 गुना ज्यादा हाइपरटेंशन अर्बन में यानी कि शहरी आबादी में बढ़ चुकी है। एंड अबाउट 10 टाइम्स अमंग द रूरल, जो दही आबादी है गांव देहात में, उसमें 10 गुना बढ़ी है 36 सालों के अंदर। और इन्होंने यहाँ पर 7 मेंशन किया है, देख रहे हैं 7 सब्सक्रिप्ट के ऊपर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 5-6 के दरमियान और 7 के दरमियान, ये एक छोटा सा पैराग्राफ है। ये पूरी चीज इन्होंने ये रेफरेंसिंग इस रेफरेंस से उठाई है, इस रेफरेंस देख रहे हैं 7 गुप्ता मेटा एनालिसिस ऑफ प्रेवलेंस। अब आप ये कह रहे हैं सर कि ये 5-6 तो समझ में आया, ये 7 हुआ, ये सच में रिसर्च आर्टिकल है भी या नहीं? तो सिंपल आपने करना है क्या, सिंपल क्या करें, इसको लें, कॉपी करें। ये मैंने कंट्रोल सी दबाया, कॉपी हुआ। मैं आता हूँ पॉपमेट के ऊपर, ठीक है, ये के ऊपर आया। मैंने करना है क्या है, यहाँ पर इसे पेस्ट करना है। मैं सर्च करता हूँ सच में रिसर्च आर्टिकल है भी या नहीं। आ गया, देख रहे हैं रिसर्च आर्टिकल खुल गई। इस रिसर्च आर्टिकल से ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो जब मैं इसको खोलूंगा तो इसकी पूरी मुझे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो इस रिसर्च आर्टिकल से उन्होंने वो कॉन्सेप्ट उठाया है जो पीछे आपको मैंने दिखाया यहाँ यहाँ ये रिसर्च आर्टिकल मैंने कॉपी खोल के दिखा दिया आपको। तो ये जो उन्होंने पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है वो उस रिसर्च आर्टिकल से उन्होंने उठाया है। हाँ, ठीक है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पैराग्राफ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने वहां से उठाया। और याद रखिएगा कॉपी पेस्ट नहीं मारा इन्होंने अपनी बड़ी में लेकर, सिर्फ आइडिया वहां से लिया है। ये कल इंशाल्लाह आपको समझाएंगे किस तरह से इंट्रोडक्शन राइटिंग करते हैं। ये बहुत एक हेक्टिक काम होता है, डिस्कशन जितना हेक्टिक नहीं। मैं कहता हूँ कि सेकंड टफ अगर कह सकते हैं कि अगर अगर हम टफ क्राइटेरिया रख दें कि रिसर्च पब्लिकेशन में मुश्किल काम क्या होता है, तो पहले नंबर पर डिस्कशन राइटिंग है, दूसरे नंबर पर डेटा कलेक्शन है जो कि हेक्टिक काम है, और तीसरे नंबर पर इंट्रोडक्शन राइटिंग। इंट्रोडक्शन राइटिंग ना मुश्किल होती है, तो इसके लिए भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एक्सपीरियंस से बात ये है कि चीज़ें पता होनी चाहिए तभी आप इंट्रोडक्शन राइटिंग कर सकते हैं, अच्छी इंट्रोडक्शन राइटिंग अदरवाइज नहीं कर सकते। तो उसमें आपको जनरल को बता दिया है, कल हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किसी भी रिसर्च आर्टिकल के अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट्स जमा करने होते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक नहीं था, उसको आगे लेते हैं। और फिर से पावर प्रेजेंटेशन पे आता है, तो मैंने इंट्रोडक्शन से कुछ बता दी कि क्या होता है और उसमें क्या करना पड़ता है, रेफरेंसिंग कैसे करते हैं। रिसर्च क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन है जब आपने सिनॉप्सिस लिख लिया, ठीक है। अच्छा, किसी भी सिनॉप्सिस के अंदर रिसर्च इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद सब चीज़ें जो होती हैं बहुत माइनर है, उसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, वो जल्दी लिखा जाता है, वो तो कोई भी आराम से लिखते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन लिखना एक टफ काम है और मुश्किल काम है जो हर किसी के बस की बात भी नहीं। और जो मेहनत करेगा वो लिख पाएगा, अदरवाइज। रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपने अपने इंटरव्यूअर से लेने होते हैं, ठीक है। यानी कि जब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो वो जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं। ये भी हमारे पूरे उसके हिस्से हैं, हम आपको सिखाएंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। मैं फिर आपको आर्टिकल की तरफ लेके जाता हूँ। तो आप जरा आर्टिकल को देखें, यहाँ पर कहीं पर भी आपको रिसर्च क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अमूमन किसी भी आर्टिकल के अंदर रिसर्च क्वेश्चन नहीं होता। ये कोई भी जब आप जनरल में पब्लिश करते हैं तो आपसे रिसर्च क्वेश्चन नहीं मांगते। हाँ, उस रिसर्च क्वेश्चन की बुनियाद पर जो आपने आंसर्स निकाले वो मांगते हैं, ठीक है। तो ये आपको हम बाद में सिखाएंगे कि रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये आंसर्स अल्कोहल की ना ये चीज़ें आई थी, देखें जैसे ये देखें यहाँ पर एक टेबल है। तो प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव, नॉर्मल, यानी कि जो अल्कोहल लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनमें परसेंटेज निकली हुई है कि प्री हाइपरटेंसिव कितने, हाइपरटेंसिव कितने और नॉर्मल कितने। 16% नॉर्मल थे, 18% प्री हाइपरटेंसिव थे, और सॉरी 16 तादाद है, 29.1% नॉर्मल, 32.7% प्री हाइपरटेंसिव, 38.2% हाइपरटेंसिव, ठीक है। तो उन्होंने ये निकाला है। तो जो क्वेश्चंस के आंसर थे, मतलब उन्होंने इस अल्कोहल, ये जो अल्कोहल लिखा हुआ उन्होंने मतलब एक सवाल किया होगा कि डू यू ड्रिंक अल्कोहल, क्या आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या अल्कोहल ड्रिंक करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर यस या नो का जवाब दिया। देखो, यस वाली चीज़ें यहाँ ऊपर लिखी हुई है और नो वाली यहाँ ऊपर लिखी हुई है।
अच्छा याद रखना कि ये जिस फॉर्म में आया हुआ है ये SPSS में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद इस तरह की फॉर्म में आया हुआ है, और ये चीज़ आपको बताएंगे भी इसके आगे वाले सेशन के तरीके से ये करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये देखिए BI में निकला हुआ है बॉडी मास इंडेक्स, इसके पूरा रिजल्ट आया हुआ है यहाँ पर, उन्होंने उसको पूरा कैलकुलेट किया होगा BMI को लोगों के। खैर, तो ये बात समझ में आ गई कि क्वेश्चनर क्या होता है। क्वेश्चनर आपके रिसर्च का आपके रिसर्च में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अपने पार्टिसिपेंट्स जो आपके रिसर्च में शामिल हो रहे हैं उनसे करने होते हैं, मतलब जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। वापसी आते हैं नेक्स्ट हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक। अच्छा, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इतना समझते हैं कि जिस तरह से आप जब आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं किसी के पास, तो किसी का कोई सवाल है क्या? जब आप किसी के पास कोई सर आप म्यूट हैं। ओके, अब समय के लिए तो am I audible? ओके, चलते हैं। यस सैम्पलिंग टेक्निक क्या है? जब आप डेटा कलेक्शन करने जा रहे हैं तो भाई आप रैंडमली डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपने कुछ टेक्निक्स होती हैं, इसकी कुछ डिविजन्स हैं। सैंपल क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि सैंपल का मतलब क्या होता है कि ये वो लोग होते हैं जिनसे आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। अभी आपको मैंने सैंपल साइज भी सिखाया कि सैंपल साइज क्या है, इट इज द पॉपुलेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स which are going to involved in your research। वो पार्टिसिपेंट जो आपके रिसर्च में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, जो आपको डेटा कलेक्ट जिनसे आप डेटा कलेक्ट करोगे, वो कहलाते हैं सैंपल साइज। तो उस सैंपल साइज जो सैंपल है आपका, जो पर्सन है, उस सैंपल को जो कलेक्शन का मेथड है उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। the collection of the collection of data from your sample, the process of the collection of data from your sample is called the sampling technique। so there are different types of sampling technique। इसमें रैंडम होता है, स्प्रेटा होता है, स्नोबॉल होता है, बहुत सारी इसकी टाइप्स, ठीक है। वो टाइप्स अभी हम रिसर्च के इस वेबिनार के आखिरी वाले हिस्से में आगे जाके पढ़ेंगे, जब आपको कम लिखवा रहे हैं। तो अभी फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है, बस आप समझने की सैम्पलिंग टेक्निक तरीका है, और जितनी भी आपने रिसर्च आर्टिकल सीखे तो उन सब में कोई ना कोई सैम्पलिंग टेक्निक फिट होगी। अब हम बताएंगे किस तरह से आप फिट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं डेटा कलेक्शन मेथड। ये आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ डेटा कलेक्शन किस तरह करते हैं, ठीक है। कि डिस्क्राइब द मेथड्स यूज्ड टू कलेक्ट डेटा इन अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी, यानी कि इसका मतलब बता रहे हैं कि किन मेथड्स के जरिए आप ये डेटा कलेक्ट करेंगे, यानी कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करेंगे। मेंशन द टाइप ऑफ डेटा कलेक्टेड, कौन कौन सी डेटा आपने कलेक्ट किया, मेल का किया, फीमेल का किया, अडल्ट का किया, जवानों का किया, ठीक है। डिस्कस द इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, अभी बहुत टाइम लग जाएगा उसको डिस्कस करने में, हमारे अभी टॉपिक नहीं है ये। वेरिएबल्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनको किस तरह डिफाइन किया जाता है, ये सिनॉप्सिस राइटिंग के अंदर हम सीखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट डेटा एनालिसिस। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ डेटा एनालिसिस क्या है। इट इज द स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो SPSS सॉफ्टवेयर के जरिए हम करते हैं, उसमें अपना जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसको उसमें डालते हैं और उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस रन करवाते हैं। उसके बदले में वो हमें जो है डिफरेंट पाई चार्ट्स और पाई चार्ट्स हो गए, ग्राफ हो गए, टेबल्स वगैरह बना के देते हैं, ठीक है। जो आपको मैं दिखा चुका हूँ इस आर्टिकल के अंदर, जैसे यहाँ पर देखें टेबल्स बने हुए इस आर्टिकल में। तो ये पहले उस सॉफ्टवेयर के अंदर गया है, देन ये टेबल्स ये इस फॉर्म में टेबल हमारे पास आया है, ठीक है। ये टेबल्स जो बने हैं, कुछ अभी आपको रिसर्च दिखाऊंगा तो इसमें टेबल्स नहीं ग्राफ्स होते हैं, कुछ पाई चार्ट्स होते हैं, तो वो भी शामिल है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हम बाद में पढ़ेंगे। एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन क्या होती है, ये एक फॉर्म होता है, ठीक है। जब आप IRB के लिए अप्लाई करते हो ना, तो IRB के अप्रूवल के वक्त आपको एक एथिकल कंसिडरेशन का एक फॉर्म बनाना पड़ता है, और उसमें आप जो पार्टिसिपेंट है, यानी कि जो आपका सैंपल है, उसको ये बता रहे होते हो कि जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी जो जो मालूमात हम ले रहे हैं ये कॉन्फिडेंशियल रहेगी, ठीक है। कोई भी मालूमात आपसे ले रहे हैं,
चाहे आपकी आपकी कोई बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ हो, जैसे कोई सेक्सुअल एक्टिविटी भी की मालूमात अगर उससे लें तो वो आप कॉन्फिडेंशियल रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगी, आपका नाम भी ज़ाहिर नहीं होगा। बस हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो मालूमात आपसे हासिल की जा रही है उसमें आपका कहीं नाम नहीं आएगा। तो और इसके अलावा सपोज़ करें कोई ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर हमें ब्लड लेना हो उनसे, तो उनको समझाना पड़ेगा कि जो ब्लड है ये लाज़मी है लेना, आपको उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, ये भी कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तो इसको हम एथिकल कंसिडरेशंस में शामिल करते हैं, ठीक है? तो इसके लिए कंसेंट फॉर्म एक होता है, कंसेंट फॉर्म जो आप इंशाल्लाह जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको हम दिखाएँगे भी कंसेंट फॉर्म कैसा होता है। तो वो आईआरबी के साथ स्टेपल करके जाता है, कंसेंट फॉर्म कहलाता है, ठीक है? जो कि आपको अपने पार्टिसिपेंट से उसकी कंसेंट लेनी पड़ती है। जिसे कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट कंसेंट। उसे आप बता रहे हैं, उससे आप कंसेंट लेते हैं कि आया कि मैं आपसे इंटरव्यू कर सकता हूँ, आपसे मैं डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ या नहीं। तो कलेक्शन से पहले उसको आप बताएँगे चीज़ें, कि जो आपसे पूछने जा रहे हैं, भई उनकी ये लिमिटेशंस हैं, ये भी हो सकता है, इसके ये नुकसानात हैं या ये फ़ायदे हैं। तो ये होता है। तो फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने सैंपल को या अपने पार्टिसिपेंट को जो आप जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हो, उसको किस तरह मनाते हो, ठीक है? देन फाइनली रिजल्ट्स, जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप करेंगे, उसकी बुनियाद पर रिजल्ट्स बनते हैं और रिजल्ट्स के बाद आप जो डिस्कशन टॉपिक पे चले जाओ, ठीक है? ओके, नाउ आई गेस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब वापसी से मैं अपने पेपर पे आता हूँ और मैं आपको ज़रा और समझाने की कोशिश करता हूँ इसके। तो डिस्कशन के हवाले से हमने कुछ बातें कर ली, अब हम लिटरेचर रिव्यू की बता रहे हैं। इट इज़ अ लिटरेचर और उसको हम रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है? अभी हम लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये लिटरेचर इसको हम रिव्यू करने जा रहे हैं। तो एक लिटरेचर रिव्यू के वक़्त आपको क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है? सबसे पहले जब भी आप लिटरेचर रिव्यू शुरू करोगे, तो आप एब्स्ट्रैक्ट को लाज़मी पढ़ो। आप डायरेक्ट रिसर्च पेपर नहीं खोलो। जैसे मैं अगर जाता हूँ PubMed और जैसे ये मैंने अभी खोला था, तो इसका एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है ना, तो जब मैं इस एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ूँगा, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये रिसर्च जो है मेरे मतलब की है या नहीं। अगर ये रिसर्च मेरे मतलब की नहीं है, अगर मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, तो मैं इस पे छोड़ दूँगा, मैं दूसरी रिसर्च पे चला जाऊँगा। सबसे पहला स्टेप आपको एब्स्ट्रैक्ट लाज़मी पढ़ना है। जैसे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, टू डिटरमाइन द चेंजिंग ट्रेंड्स इन प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन। जैसे देखिए यहाँ पे प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन लिखा हुआ है ना, तो जैसे ही ये लफ्ज़ आया ना प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन, तो जैसे मैं आपको इससे पहले बताया कि जो ऑथर था उसने ये कहाँ कहाँ से लिया था, ये वाला लिया था। उसको प्रेवलेंस बतानी थी। So according to Indian studies, it need to be it is noted that the prevalence of hypertension has increased by 30%. तो जब ये ऑथर डिस्कशन ये इंट्रोडक्शन लिख रहा था ना, तो उसको प्रेवलेंस चाहिए थी। तो अब उसने क्या किया, पबमेड पे सर्च किया और उसके सामने जो है ये आर्टिकल खुला होगा, ये वाला आर्टिकल। और जब उसने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो अचानक से उसे ये लफ्ज़ मिला होगा, प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन। जब उसे मिला तो उसने कहा हाँ, यहाँ से मुझे प्रेवलेंस मिल सकती है, ठीक है? और उसके बाद आगे लिखा हुआ भी है, एडमिट ब्लड प्रेशर इन इंडिया, मज़ीद फ़ायदा हो गया। उसे इंडिया का चाहिए था, उसे इंडिया का ही मिल गया। अब उसने जैसे ही ये पढ़ा, उसने क्या किया, इसको क्लिक कर दिया और इसे खोल लिया। इसे खोला और उसके जो रिजल्ट्स आए थे, जैसे आपको आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स मेंशन हुए हैं कि बाय 30 टाइम्स। तो ये उस पेपर का रिजल्ट था जो इसने यहाँ पर मेंशन किया है, ओवर द पीरियड ऑफ 55 इयर्स। तो मतलब वो रिसर्च के अंदर जो रिजल्ट है उसने यहाँ पर मेंशन किया हुआ। तो ये बात है, तो अब आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़नी है और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आप समझ पाओगे कि आपको जो है ये रिसर्च आपके मतलब की है या नहीं, ठीक है ना? अब हम चलते हैं आगे। एब्स्ट्रैक्ट के बाद आप कोशिश किया करो किसी भी रिसर्च आर्टिकल के बाद जब आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया और आपको लगा कि बस ये मेरी मतलब की रिसर्च आपने खोला, आपने खोलने के बाद फौरन से आप उसके इंट्रोडक्शन को चेक करो और उसके इंट्रोडक्शन को पार्ट्स में डिवाइड कर लो। उसमें कुछ इंट्रोडक्शन कितने पैराग्राफ लिखे हैं, जैसे ये एक पैराग्राफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका पार्ट 1 हो गया ये। फिर उसके यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा पैराग्राफ, जैसा पार्ट 2। देन यहाँ से लेके यहाँ तक उसके तीसरा पैराग्राफ यहाँ तक। तो उसने 3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं सिंपल इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो आपने करना क्या है कि इस पैराग्राफ में मुझे साफ-साफ दिख रहा है उसने क्या किया है, हाइपरटेंशन इज़ अ मॉडर्न डे एपिडेमिक एंड इज़ बिकमिंग अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। उसने सिर्फ और सिर्फ हाइपरटेंशन के हाइपरटेंशन की पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी डिस्कस की थी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। पैथोलॉजी डिस्कस की हुई उसकी, एपिडेमियोलॉजी मतलब ये होता है कम्युनिटी के अंदर वो डिजीज कितनी ज़्यादा प्रेवलेंट करती है या फिर वो कम्युनिटी के अंदर किस तरह से ट्रेवल करती है, ठीक है? और फिजियोलॉजी डिस्कस की हुई है यहाँ से यहाँ तक। फिर उसने इस पैराग्राफ में प्रेवलेंस डिस्कस की हुई है कि इंडिया में कितना है, ठीक है? फिर उसने यहाँ से क्या देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग
Bureau, which monitors the nutritional status of the population in 9 states of India, has estimated the prevalence उसने बताया, ठीक है. But the problem which lie with hypertension is that it cannot be cured completely and its management requires lifelong medication. तो इसने क्योर मेडिकेशन वाली कुछ बातें तो अब क्या उसके बाद उसने क्या बातें की हैं, ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए हैं कि हम जो करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, ठीक है. तो स्टडी मैग्नीट्यूड एंड प्रॉब्लम ऑफ हाइपरटेंशन, द स्टडी द इफेक्ट ऑफ बॉडी मास इंडेक्स, ये डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन ये डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है. फिर उसने तीसरा ऑब्जेक्टिव दिखाया हुआ है, एंड देन नाउ उसने मजीद पढ़ा, मजीद उसने लिखा हुआ है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, कल की बातें करा. तो बस बात दरअसल ये है कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ ले तो इंट्रोडक्शन को आप डिटेल में फोकस होकर पढ़ा करो कि इस इंट्रोडक्शन में उसने क्या बातें की हैं और क्या कर की है. इससे फायदा ये होगा कि सपोज करें एबॉर्शन की आप सिनॉप्सिस लिखने जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि सिनॉप्सिस का एक पार्ट इंट्रोडक्शन राइटिंग होता है. तो इंट्रोडक्शन राइटिंग के लिए आपके पास कुछ ना कुछ तो होना पहले. आपको क्या पता इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है. तो आप करोगे क्या कि एबॉर्शन वाले आर्टिकल जो है पबमेड पे सर्च करोगे और जिस आर्टिकल को आप देखोगे कि ये आर्टिकल मेरे मतलब है उसको खोलोगे और उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ोगे. तो जब उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ लोगे आपको लगे कि यार बहुत जबरदस्त इंट्रोडक्शन लिखी हुई है, ये बिल्कुल मेरे आर्टिकल बिल्कुल फिट बैठती है. तो दैट आर्टिकल विल बी कॉल्ड योर पेरेंट आर्टिकल, पेरेंट रिसर्च पेपर. मेरे लफ्जों पर फिर ध्यान दें, इसको नोट कर लें. व्हाट इज अ पेरेंट रिसर्च पेपर और अ पेरेंट आर्टिकल. पेरेंट यानी कि वही पेरेंट फादर मदर वाला पेरेंट, वालिदैन से मुराद है. पेरेंट रिसर्च पेपर, पेरेंट रिसर्च पेपर वो रिसर्च पेपर होता है कि जिसकी बुनियाद पे आप अपना रिसर्च पेपर लिखते हो या जिसको आप फॉलो करते हो, ठीक है. उसको आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, उससे सिर्फ आइडियाज निकालोगे, ठीक है. उससे आइडियाज निकालोगे, आपको समझ में आएगा भाई इस ऑथर ने किस किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखा है, मुझे भी वैसे इंट्रोडक्शन लिखनी है लेकिन मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा. और आप चेंजिंग किस तरह करेंगे, दूसरे आर्टिकल्स को पढ़ के. आप मजीद आर्टिकल सर्च करेंगे और उनको पढ़ेंगे और उनके ऑथर्स को देखेंगे कि उन्हें कौन सा तरीका अपनाया है. उन तरीकों को देखते हुए आप एक समरी तैयार करेंगे और समरी बनाने के बाद आपके जहन में एक पूरा एक मैप बन जाएगा. और जब वो मैप बन जाएगा तो उस मैप के मुताबिक आप इंट्रोडक्शन राइटिंग शुरू करोगे. इंट्रोडक्शन राइटिंग हमारा आपको प्रॉपर तरीके से सिखाएगी कि हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन राइट, ठीक है. वो पूरा सर्चिंग भी करके सिखाएगी आपको और सब कुछ किस तरह से होना है, ठीक है. नाउ ये लिटरेचर बिल्कुल सेकंड पार्ट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट देन इंट्रोडक्शन. नाउ आगे बढ़ते हैं हम. ये इंट्रोडक्शन के पार्ट हैं सारे. मटेरियल्स एंड मेथड्स, सॉरी यहाँ से मटेरियल्स एंड मेथड्स. मटेरियल्स एंड मेथड्स क्या होते हैं. स्टडी डिजाइन, आई के क्रॉस सेक्शन है, देखिए लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शन, इसको स्टडी डिजाइन कहते हैं. अगर ये कोहेट होती है यहाँ कोहेट लिखते हैं. अगर ये लिटरेचर जैसे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता तो वो लिख देते. केस सीरीज होती तो वो लिखते. केस स्टडी होती तो वो लिख देते. समझ में आ रही बात. तो स्टडी डिजाइन कहते हैं सर्च की टाइप को. पीरियड किस अरसे में की जा रही है, प्लेस कहाँ की जा रही है, सब्जेक्ट कहाँ मतलब किन लोगों पे करने जा रहे हैं, ठीक है. सैम्पलिंग टेक्निक है, सैंपल साइज. सैम्पलिंग टेक्निक अभी बताया जैसे ये आपको सिखाएंगे हम कैसे करते हैं. सैंपल साइज कितना है वो भी हम सिखाएंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है. नौ ये डिस्कस किया हुआ है इसको. अच्छा ये क्या है, ये दरअसल ये चीज हो जाए, ये इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स. वेट, हाइट, वेस्ट हिप रेशियो, मेजरमेंट्स. तो ये वेरिएबल्स क्या होते हैं. ब्लड प्रेशर देखो पूरा डिफाइन किया हुआ है, इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ डिफाइन किया हुआ है. ब्लड प्रेशर सॉरी ये वेरिएबल्स नहीं है, इन्होंने बताया हुआ है कि हमने किस तरह से वो किया है. वेरिएबल्स आगे होंगे इनके पास. फिर इन्होंने मटेरियल मेथड्स करने के बाद जो है इनमें उन्होंने बताया कि हमने किस तरह से रिसर्च की, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की. वेट लिया, हाइट ली, वेस्ट हिप रेशियो लिया, ब्लड प्रेशर लिया, ठीक है. उसके बाद उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की हुई है. काय स्क्वायर टेस्ट एक टेस्ट होता है जिन्होंने रन किया हुआ है, हम सिखाएंगे आपको, बताएंगे क्या होता है ये. तो उसके बाद उन्होंने ये डेटा निकाला हुआ है. डेटा निकाला, डेटा निकालने के बाद ये रिजल्ट दिखा रहा है कि ओवरऑल प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन वाज फाउंड टू बी 21. ये इनका रिजल्ट है. देखिए उन्होंने जब पूरी रिसर्च कर ली तो उन्होंने उनके क्या रिजल्ट आया है कि भाई ओवरऑल प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन वाज फाउंड टू बी 21.3%. अब जरा एक बात मेरे ध्यान दें, इस बंदे ने रिजल्ट क्या निकाला 21.3%. और जब इसने इंट्रोडक्शन लिखा था, पेज वापस जा रहा हूँ यहाँ पर. अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टडीज इट इज नोटेड दैट द प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन हैज इंक्रीज्ड बाय 30 टाइम्स अमंग द पॉपुलेशन. अब ये भी एक रिजल्ट होगा ना, जिस रिसर्च ने निकाला था और उसने ये दिया हुआ 7. तो रिसर्च नंबर 7 जहाँ पर नीचे आपको मौजूद है, मेरे को पब्लिक पे भी दिखाया है, उसका रिजल्ट ये था. और जब इसने अपना अपना रिसर्च जब कर लिया और उसका
उसका रिजल्ट जो है इसके पास ये आया है 21.3%। और भी रिजल्ट निकाले वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बात की बात है। तो ये आया मार्च और दूसरा रिजल्ट आउट ऑफ 26 मतलब अनदर 1/3 ऑफ द मेन हेपेटाइटिस 75 एंड सो ऑन, बहुत सारे रिजल्ट्स निकाल लिए। तो ये आपका पूरा जो है कंक्लूजन है ये रिजल्ट का। ये पैराग्राफ जिसने लिखी हुई और भी आगे लिखी होगी, यहाँ पर लिखी हुई देखिए, पूरा रिजल्ट चल रहा है। तो इसने बताया हुआ है कि भाई ये हमने अखज़ कर लिया, रिसर्च करने के बाद ये चीज़ हमने हासिल कर ली। हाँ, तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद इंट्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। देन मटेरियल मेथड्स आप आइडिया ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान चीज़ें होती हैं, आपको हम सिखा देंगे, बहुत आराम से आप खुद भी कर लेंगे। अच्छा, रिजल्ट वाला मामला बाद में रहेगा। ये डेटा कलेक्शन करने के बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की गई है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चल रही है पूरी, उन्होंने पूरे अपने क्वेश्चंस के जो, हाँ, नाउ द मेन पार्ट, डिस्कशन। डिस्कशन क्या होती है? डिस्कशन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिजल्ट। देखिए मेरे लफ्जों पे ध्यान दिए, डिस्कशन इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिजल्ट। जो रिजल्ट आपने अखज़ किया है, आप उसके ऊपर डिस्कस करना होता है। एक तो आपने इंट्रोडक्शन लिखा अपने टॉपिक के हवाले से, फिर आपने रिजल्ट निकाला। रिजल्ट के बाद अब जो चीज़ आपने हासिल की है, अब उसको आप कंपेयर कराते हैं अपने इंट्रोडक्शन से या और रिसर्चेस से। तो वो जो आपने जो रिजल्ट निकाला है और जो दूसरों के रिसर्चेस का रिजल्ट है, उसको कंपेयर करना, अपनी कुछ राय देना, उनको लफ्ज़ों में बयान करना, इसका नाम होता है डिस्कशन। जो कि सच में टफ काम है, लिखना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए मतलब अच्छी खासी स्टडी चाहिए होती है और टाइम लगता है। मैंने खुद बताया, मुझे 3 वीक्स लग गए थे इसको लिखते लिए, मतलब हर दिन मैं 2 घंटे कम से कम बैठता था। इंशाल्लाह आप लोग जल्दी लिख लोगे, लेकिन मेरे पास उसका कोई भी गाइडेंस नहीं था। मैंने सिर्फ यूट्यूब से इधर उधर से वीडियो देख के की थी, और यूट्यूब पे तो वीडियोस मौजूद ही नहीं होती। जितनी कोशिश कर लो, बस वो थोड़ा बहुत बताते हैं, कभी डिटेल में नहीं सिखाते। तब इस तरह के वेबिनार्स जो है अटेंड करने पड़ते हैं। तो ये डिस्कशन इन्होंने लिखी है पूरी, देखिए कितनी लंबी डिस्कशन लिखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो डरिए मत, हम भी आपके स्टेज पे थे और हमने भी किया था, आप भी कर लोगे इंशाल्लाह। तो ये बातें हो गई, ठीक है। यहाँ तक देखिए पूरा डिस्कस किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक डिस्कशन। तो उन्होंने अपने डिस्कशन का कंक्लूजन किया हुआ है कि भाई ये डिस्कशन का कंक्लूजन ये है। ये रेफरेंसेस हैं, ये रेफरेंसिंग जो है, देखिए कितने सारे रेफरेंस किए हैं। इंट्रोडक्शन पे जितनी बातें की जाती हैं, उसको लाजमी तौर पर उसका रेफरेंस दिया जाता है। अगर आपने कोई भी बात बिना रेफरेंसिंग की, रेफरेंसिंग क्या होती है, यानी किसी और आर्टिकल से आपने बात लाजमी उठाई जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो। अगर आपने अपनी तरफ से कोई बात की तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। आपकी अपनी राय की कोई अहमियत नहीं होगी। आपको जो भी बात करनी है मुकम्मल वो बातें करनी है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो और जिनकी पहली ऑलरेडी कोई वैल्यू हो पबमेड पे या दीगर जर्नल्स। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब इस बंदे ने तकरीबन 23 रेफरेंसेस दिए हुए अपने पूरे वर्क के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता करके आपको हम बताएंगे कि किस तरह। देखिए यहाँ पर भी आप देखें, मेरे कर्सर को चेक करें, इसने जो डिस्कशन लिखा है इसके अंदर भी रेफरेंसिंग दी हुई है। ये देखें कि मैं सिर्फ पढ़ के दिखाता हूँ। द प्रेजेंट स्टडी शोज, मतलब इसकी अपनी स्टडी थी, शोज द प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन अमंग द अर्बन सी ऑफ रिवर सिटी फाउंड टू बी 21.3%। स्टडी अभी कंपेयर करा रहा है, देखें, स्टडी कंडक्टेड बाय सोलंकी इन सूरत सिटी इन 1986, प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन वाज 13.5%। इसने कंपैरिजन कर दिया है इसको। अच्छा, इन द मिडल एंड हाई स्टेट ऑफ रोडियो जेनेरो वगैरह वगैरह, ये 13 लिखा हुआ है। मतलब ये जो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक जो बात की, वो उसने इस 13 नंबर रिसर्च से उठाया होगा। ये 13 नंबर रिसर्च है ये वाला। ये अगर मैं इसको देखूँ, इसकी क्या ऑथेंटिसिटी, इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी, फॉर्मेट पर आए, फॉर्मेट पर आने के बाद यहाँ पर इसको जो है कॉपी पेस्ट करें, तो सर्च कर, आ जाएगी रिसर्च वाली। ये रिसर्च आपकी खुल जाएगी इंशाल्लाह। ये आगे हाई ब्लड प्रेशर अमंग द बैंक एम्प्लॉयज इन रियो जनवरी के रियो लिखा हुआ रियो जनरल। तो समझ में आ रही बात, मेरे ख्याल से आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से काम होता है। मजीद अभी हम जब पढ़ते जाएंगे ये चीज़ें और भी अच्छी तरीके से क्लियर होती चली जाएंगी, किस तरह से आगे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये पूरी डिस्कशन में भी आप रेफरेंसिंग करते हैं, इंट्रोडक्शन पे भी रेफरेंसिंग करते हैं, इसके अलावा मटेरियल मेथड्स पे भी रेफरेंसिंग करते हैं। इन्होंने एक चीज़ नहीं लिखी हुई, उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स को डिफाइन करना, और एक चीज़ हाइपोथेसिस भी होती है। तो वो इंशाल्लाह आपको हम कल बताएंगे पूरा कि सिनॉप्सिस के कौन कौन से स्टेप्स हैं, सिनॉप्सिस में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, ठीक है। तो खैर मैंने बस एक जनरल ओवरव्यू दे दिया है कि आपको जब भी आपने
टाइटल, जब आप अपना टाइटल को लेके जब आप रिसर्च पेपर्स सर्च कर रहे होगे, पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो, अपने मतलब का लगे तो उसे खोलो, वरना नहीं खोलो। फिर इंट्रोडक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ो, ठीक है। देन फिर आप आओ डायरेक्ट उनके रिजल्ट्स को क्या पढ़ो, बल्कि रिजल्ट्स पहले नहीं, आप डिस्कशन को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। देन आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह काम करना है। तो दिस ऑल अबाउट द लिटरेचर रिव्यू इस तरह करते हैं। कहाँ का फोकस करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट पे फोकस करते हैं, इंट्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, देन फोकस करते हैं, ठीक है। 3 चीजें। तो इस तरह से आप जो है लिटरेचर रिव्यू अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जो जो आपसे कहा गया है आप वहीं पर जो है काम करें। अच्छा, तो आई गेस सो मैं यहाँ तक कामयाब हो गया हूँ आपको बताने में। अच्छा, अब मैं जो है वापस आ रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं अच्छा, आप मुझसे किसी को कोई क्वेश्चन है तो, क्योंकि अब मैं आपके टाइटल्स को जरा डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ कि कहाँ पर गलतियाँ हैं और किस तरह से आगे काम करना है। इस तरीके के क्वेश्चन से पूछने हैं ताकि फिर मैं इसको डिस्कस करना शुरू करूँ। मुझे ये पूछना था कि इतनी रिसर्च करने का क्या फ़ायदा, मतलब इतना डेटा कलेक्ट करने का, जब हमें सब कुछ लिखना ही वही है जो पहले रिसर्चर्स ने लिखा हुआ है। मतलब हर चीज़ में साइटेशन और हमें ये सब लिखना है, तो हमारे डेटा कलेक्शन का क्या फ़ायदा? नहीं, आप ये नहीं चलें, वापस बता दें। आपके डेटा कलेक्शन का क्या फ़ायदा? ओके, आपने सिनॉप्सिस लिखी, ठीक है। अभी दरअसल सिनॉप्सिस शुरू नहीं हुई ना, उस बात इंट्रोडक्शन में कोई भी चीज़ इंट्रोडक्शन में कोई भी चीज़ जो है आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखते। आप पहली बात आप ये समझिए कि आप रिसर्च क्यों कर रहे हो? आप रिसर्च इसलिए कर रहे हो ताकि आप कोई न्यू फाइंडिंग्स दरियाफ्त कर सको, कुछ डिस्कवर कर सको। यही मोटो है रिसर्च करने का, डिस्कवर करना है कोई चीज़, ठीक है। ये बात यहाँ पे क्लियर हूँ मैं। आपको कुछ नई चीज़ आपको डिस्कवर करनी है, कुछ नया बताना है सोसाइटी को, ठीक है। तो आप कह रही हैं डेटा कलेक्शन क्यों करते हैं? डेटा कलेक्शन हम इसलिए करते हैं कि जो प्रीवियस रिसर्चेस हुई हुई हैं, उनका उनसे कंपेयर कराने के लिए और अपनी फाइंडिंग्स बताने के लिए डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब जरा देखें बता, जैसे ये जो ऑथर था जिसने इस पेपर लिखा है, उसने ये डेटा कलेक्शन की थी सारी, ठीक है। ये इतनी सारी डेटा कलेक्शन की थी, ये की हुई, ये कर रखी, और ये करने के बाद उसने अपना एक पूरा रिजल्ट निकाला। ये जो रिजल्ट आपको ऊपर दिखाया था मैंने, ये रिजल्ट निकाला है, इतना छोटा सा रिजल्ट निकाला है इसने इतना डाटा कलेक्शन करने के बाद। तो दरअसल जो रिजल्ट निकाला है ना, ये एक न्यू फाइंडिंग है, ये इसकी डिस्कवरी है जो उसने की है। तो रिसर्च का पूरा पूरा जो मुकदमा है इसी पे ही खड़ा हुआ है कि आपने जब रिसर्च करनी है तो आपके जो पुराना डेटा है, या तो उसको बेहतर कर देना है, या तो फिर कुछ नया ले आना है, ठीक है। आप जब रिसर्च करते हो तो आप कुछ नई बात करते हो, कुछ नया लाते हो। जैसे आपको बता रहा हूँ, इसने जब डिस्कशन की, जब रिजल्ट इसने निकाला, देखिए क्या लिखा हुआ 21.3, इसके पास रिजल्ट क्या आया है 21.3%, डेटा कलेक्ट किया और क्या आया 21.3%। लेकिन जब इसने डिस्कशन स्टार्ट की, ये डिस्कशन स्टार्ट की है, तो उसने क्या किया है कि मेरे पास जो है, देखिए मैं लिखा हुआ है, स्टडी शोज द प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन अमंग द अर्बन एरिया 21.3%। लेकिन उसने बताया कि भाई इससे पहले किसी और जगह पर क्या आया था 31.5%। ये आ गया, डिफरेंस आ गया, या 31.5% है या फिर 21.3%। तो ये अब इसने डिस्कवरी की है भाई कि ये डेटा पहले का है, अब ये ओमिट हो चुका है, अब इसकी कोई फायदा नहीं है। या फिर ये डेटा किसी और जगह का है, इंडिया के अंदर ऐसी बात नहीं है, इंडिया के अंदर 21.3% पाया जा रहा है। बुनियादी बात, तो ये फायदा है। और जब आप ये डेटा कलेक्ट करते हो और जब ये पेपर पब्लिश होता है, तो इन पेपर्स को आपके जो हेल्थ के इदारे होते हैं, जो कम्युनिटी जो बता रहा हूँ ये वाले एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज करने वाले होते हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ के सर्वेंट्स होते हैं, जो पूरा पब्लिक हेल्थ प्लान बनाते हैं। तो वो उसके आपने एक रिसर्च की बहुत बड़े पैमाने पर कराची के अंदर, सिंपल प्रेवलेंस ऑफ कॉलीलिथियासिस आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी के बाद कॉलीलिथियासिस किन किन लोगों में हो रहा है। सपोज करें रिजल्ट आया कि हर 100 में से 30 औरतों को कॉलीलिथियासिस हो जाता है प्रेगनेंसी के बाद। अब वो 30% रिजल्ट आया ना, तो आपने वो डिस्कवरी की है। अब वो जो 30% रिजल्ट आया है वो जाएगा बड़े महकमों के पास, जो आपके हेल्थ इदारे हैं। अब वो इस बात को लेकर फिक्रमंद होंगे और इस पर फिर काम करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए कोई मेडिसिन मुरतब करेंगे या हॉस्पिटल वालों को कहेंगे कि आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, उसको उन गलतियों को ना करें और कॉलेज क्यों हो रहा है। तो उसमें मजीद रिसर्च होगी और पता लगाया जाएगा
कि इसको कम से कम मिनिमाइज किया जा सके कि आने वाले वक्तों के अंदर पॉलीलिथियासिस ना हो। अब जैसे इस बंदे ने ये 21.3% जो रिजल्ट शो किया हुआ है, ठीक है, इसने इसकी डिस्कवरी है ये, तो अब ये इस गवर्नमेंट को बता रहा है कि भाई ये अलार्मिंग सिचुएशन है इतनी ज़्यादा। अब आप क्या करें, आपके जो फूड प्रोडक्ट्स है उसको चेकअप करें कि वो ख़राब तो नहीं है, आप जो पानी लोगों को दे रहे हैं वो ख़राब तो नहीं है, या फिर अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं और अल्कोहल पे बैन लगाएं, क्यों अल्कोहल को इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, इन पे कोई कोई कानून बनाए इनका, ये क्यों इतना ज़्यादा खुलेआम सर की वॉइस आ रही है? सर आप म्यूट हो गए। आवाज आ रही है सर की? नहीं आ रही। नो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, यस। आपको आवाज आ रही है मेरी, आप सबको? यस मैं आपकी आ रही है आवाज। अच्छा। मोहसिन के जो है कुछ नेट का इशू हो गया है, तो अब बताओ जिसका भी कोई क्वेश्चन था वो उसने पूरा किया था या मैं आगे उसी को कंटिन्यू करूं? किसका क्वेश्चन था वो? थैंक यू सो मच, आई गॉट इट, मुझे समझ आ गया। ओके, चलो अब किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना है? एनीवन एल्स? अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है ये हम पे डिपेंड करती है या इसकी रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू जर्नल, या ये हमारी रिसर्च पर हम पर ही डिपेंड करता है कि हम कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करें? अच्छा, देखो सैम्पलिंग टेक्निक्स ना बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसमें आप या तो क्वेश्चनर यूज कर रहे होते हो या नॉर्मली किसी को भी रेंडमली अप्रोच कर रहे होते हो। तो ये बहुत सारी, जैसे रिसर्च की टाइप्स हमने पढ़ी थी, इसी तरीके से सैम्पलिंग टाइप्स होंगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च का टाइटल क्या है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से बताओगे कि जो है मैं अपने, कल इंशाल्लाह हम लोग साइनॉप्सिस पे बात करेंगे, तो उसी के अंदर एक सब हेडिंग आएगी जो कि ये सैम्पलिंग टेक्निक्स की होती है। तो मैं जस्ट ओवरव्यू उसमें से दूंगी कि आपकी सैम्पलिंग टेक्निक किस तरीके की हो सकती है टाइटल के हिसाब से। ठीक है, तो सपोज अगर कोई जैसे हम बात कर रहे थे अबॉर्शन वाली रिसर्च की, तो उसमें क्या था कि अगर आप किसी से रेंडमली जाके क्वेश्चनयर सॉल्व करवाओगे, तो वहां आप सैम्पलिंग टेक्निक में लिखते हो कि मेरी क्वेश्चनयर बेस्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आपके रिसर्च टाइटल पे डिपेंड करती है। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। एक होती है जैसे कोई अल्कोहल वाले होते हैं, ठीक है, अगर मैं यूज कर रही हूँ सब्सटेंस अब्यूजर्स का देख रही हूँ,
ठीक है, तो एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं स्नोबॉल टेक्निक। स्नोबॉल टेक्निक में ये होता है कि मैं कोई ऐसा बंदा ले लूं, सपोज कि कोई अल्कोहल अब्यूजर है, ठीक है, मैंने अब उसको ले लिया, मैं उसको बोलूंगी कि मजीद अपने जो दोस्त हैं जो तुम्हारे साथ अल्कोहल अब्यूज करते हैं उनको लेके आओ मेरे पास। तो मैंने क्या किया, एक बंदे से मैं और दूसरे लोगों के पास गई, तो ये एक अलग किस्म की सैम्पलिंग टेक्निक है, इसको स्नोबॉल टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निक्स होती है, वो डिपेंड करता है आपका टाइटल क्या है। डन? ओके, डन। कोई और? मिस आप टॉपिक डिस्कस कर लेना। सॉरी, टाइटल्स डिस्कस कर लो। किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी, मुझे ये पूछना था कि पाकिस्तान में जैसे हम लोग अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कौन से जर्नल्स हम लोग इजीली हमारा असेस कर सकते हैं और उसमें मतलब अच्छी रिसर्च पब्लिश हो सकती है, भले वो पेड हो या अनपेड हो, बट सम गुड जर्नल्स। अच्छा, पाकिस्तानी जर्नल्स जो हैं मैंने जो सर्च मतलब किया नॉट था वो मैं आपको नेसेसरली हाँ पाकिस्तानी हो, लेकिन मतलब हमारे लेवल पर जिनको हम इजीली असेस कर सकें और इजीली अप्रोचेबल हों। अच्छा, जो ओके, आई फर्स्ट एम बैक। मेरी आवाज आ रही है? यस मोहसिन आ रही है। यस सर। कंटिन्यू कर रही है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। रिप्लाई कर दो, कौन से जर्नल्स हैं जो इजीली हम असेस कर सकते हैं पब्लिकेशन के लिए। सॉरी फॉर दैट, आई गेस मेरा इंटरनेट ड्रॉप हो गया था ना अचानक से। अच्छा, तो मैंने आपके सवाल सुन लिया। आप कहना चाह रही हैं कि ऐसे कौन से जर्नल्स जिनको हम इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे जिस जर्नल का नाम लेता हूँ वो है क्यूरियस। क्यूरियस मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ। अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आई गेस। तो क्यूरियस एक ऐसा जर्नल है जो इजीली अप्रोचेबल है और इसे कोई भी अप्रोच कर सकता है। तो मैं आप सबसे सजेस्ट करूँगा कि अगर आप क्यूरियस की तरफ जाना चाह रहे हैं, ये एक नेशनल जर्नल है और बात ये कि पबमेड इंडेक्स दी है। तो क्यूरियस पे पब्लिश करने का मतलब एक फैसला होगा। लेकिन बस बात आपको बता दूं कि क्यूरियस का मसला ये है कि ये इतना हाई जर्नल नहीं है, ठीक है। मतलब इसकी रैंकिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी पबमेड इंडेक्स तो है। मेरे कुछ दोस्तों ने क्यूरियस पे पब्लिश किया हुआ है। तो एज अ फर्स्ट न्यू भी अगर आप पहली मरतबा काम कर रहे हो तो क्यूरियस पे शाया करना बनिस्बत और जर्नल्स के आसान होता है, और इवन कि ये आपको स्टूडेंट कंसेशन भी जो है वो दे देता है। ओके, एंड अदर देन दैट जो मतलब जिससे थोड़ा हाईली क्वालिफाइड भी हो। अच्छा, आप अगर हाई पे जाना चाहते हैं तो मैं पाकिस्तानी जर्नल्स पे आना चाहूँगा। तो इसमें आपके पास JPMA है, जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है। खान यूनिवर्सिटी जर्नल पब्लिश कर सकते हैं। खान भी एक अच्छा जर्नल है। जर्नल ऑफ अयूब मेडिकल साइंसेज, ये भी एक अच्छा जर्नल है। इसके अलावा जर्नल ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, ये भी अच्छा जर्नल है। ये भी जर्नल्स हैं, आप जहाँ पर शाया कर सकते हैं, सारे पबमेड इंडेक्स हैं। अच्छा, तो AKU और जैसे किंग एडवर्ड का आपने बताया, तो क्या वो हमारी रिसर्च जैसे हमारे एब्स्ट्रैक्ट को लाइक करते हैं अप्रूव अगर हम किसी और यूनिवर्सिटी से हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपका रिसर्च बेहतर है और वो काबिल है कि वो पब्लिश हो सकता है, आपको IRB अप्रूव हुई है, आप दुनिया की किसी भी जर्नल में शाया करना चाहें, किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो, शाया हो जाएगी। ओके, थैंक यू। ओके, किसी और को क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं कर रहा, क्वेश्चन नहीं तो फिर यहाँ पर चलते हैं। अच्छा, हमारे पास माशाल्लाह से मुझे नाम बड़े अच्छे लगे आप लोगों के, अपने नाम अच्छे रखें। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि फर्स्ट नेम है द ब्रेक थ्रू मैवरिक्स, अलीशा शाहिद, ईमान अहमद, आबिया इकबाल। इसमें आप लोगों से जो गलतियाँ हुई हैं, मैं आप जनरली बात कर रहा हूँ सबके लिए, ठीक है। उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ना बेसिक मतलब टाइटल डिसाइड कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने सर्चिंग की ही नहीं है, या बस जो दिमाग में आया है वो बिल्कुल आप लोगों ने लिख दिया। जैसे मैं पहले वाले की एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ है प्रेवलेंस ऑफ ओरल कैंडिडियासिस अमंग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, ठीक है। जैसे ये अलीशा शाहिद ने लिखा है, ये सब के लिए बात होगी, सिर्फ अलीशा के लिए बात नहीं होगी। तो अलीशा ने बात की भाई प्रेवलेंस ऑफ ओरल कैंडिडियासिस, BDS स्टूडेंट है। तो ये बात मुझे भी पता है, अलीशा को भी पता है, और आप लोगों को भी पता होगी कि कैंडिडियासिस एक फंगल इन्फेक्शन है और ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, यानी कि जैसे ही इसको मौका मिलता है ये फौरन से हमला कर देता है।
इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट का मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो। जैसे ही वो डाउन होगा किसी बीमारी की वजह से या कोई ऑटो इम्यून डिस्टर्बेंस की वजह से या कमजोरी की वजह से, तो कैंडिडियासिस होने का खतरा होता है, जिसे ओरल थ्रश भी बोलते हैं। तो अब इन्होंने प्रेवलेंस ऑफ ओरल कैंडिडियासिस अमंग इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, अब इन्होंने कुछ बातें नहीं की जो इन्हें करनी चाहिए। जैसे कि पहली बात, इन्होंने शायद ओरल कैंडिडियासिस को सर्च नहीं किया पबमेड के ऊपर। अगर मैं ओरल कैंडिडियासिस को पबमेड पर सर्च करूंगा तो यकीनन मुझे बेतहाशा टॉपिक्स मिल जाएंगे इसके ऊपर। अमंग इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, अलीशा शाहिद ने जो ये जो टाइटल लिखा है, ये डेंटल स्टूडेंट है, तो डेंटल स्टूडेंट एज अ डेंटल स्टूडेंट मसला ये कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट कितने आते होंगे डेंटल क्लिनिक के अंदर। अगर एक दिन के अंदर 100 पेशेंट्स आ रहे हैं तो उसमें बामुश्किल 2 या 3 पेशेंट्स आते होंगे। ठीक है, ओरल पहली बात तो ओरल कैंडिडियासिस के 2-3 पेशेंट आएंगे, मतलब इसकी ओरल कैंडिडियासिस के केसेस जो हैं वो मेरे ख्याल से कम मिलते होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बहुत कम देखा है इसे। और दूसरी बात ये है कि उसमें से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कितने ज़्यादा होंगे, ये प्रॉब्लम। मजीद ये है कि आपने इसको मजीद स्पेसिफिक नहीं किया। आपको लिखना चाहिए था कि प्रेवलेंस ऑफ ओरल कैंडिडियासिस अमंग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट इन द पॉपुलेशन ऑफ कराची या इन कराची या इन पाकिस्तान। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करें, अदरवाइज मसला ये होगा कि आपका सैंपल साइज बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप सिर्फ कराची की भी बात करें ना सिर्फ, तो उसमें भी आपका सैंपल साइज तकरीबन 400-450 आ जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो अपने रिसर्चेस थोड़ा स्पेसिफिक करें, थोड़ी सर्चिंग करें और उसको थोड़ा मजेदार बनाएं। तो पबमेड पर सर्च करेंगे, आप कीवर्ड सर्च करें ओरल कैंडिडियासिस और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, तो और लोगों को देखें कि उन्होंने इन दोनों को किस तरह से यूज किया है, तो उनसे आइडियाज लें और थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ईमान अहमद ने, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी इन न्यू जनरेशन। अब ईमान ने जो न्यू जनरेशन लफ्ज यूज किया है, इसका मतलब क्या है? न्यू जनरेशन कौन सी वाली? ये आया कि 2016 के बाद वाली, 2000 के बाद वाली, अभी 2023 वाली, या फिर फ्यूचर वाली? तो ईमान इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करें, ये न्यू जनरेशन से मुराद क्या है आपका? इन न्यू जनरेशन आफ्टर 2020 या आफ्टर 2015 या फिर आफ्टर 2000? इसको थोड़ा स्पेसिफिक करें। फिर ये भी चेक करें कि ये आप प्रेवलेंस चेक कर रही हैं, रिस्क फैक्टर्स चेक कर रही हैं, क्या चेक कर रही हैं? ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, न्यू जनरेशन, इसको क्या बताना चाह रही हैं? इसका प्रेवलेंस पूछना चाह रही है, रिस्क फैक्टर्स करना चाह रही है, या फिर और कुछ, या कंपैरिजन करना चाह रही है? ये बात हो गई, इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक करने की कोशिश करें। अच्छा, ये अच्छा टॉपिक मुझे लग रहा है, ये आसान भी है। जैसे आबिया इकबाल ने लिखा है, डेंटल हेल्थ अवेयरनेस अमंग कॉमन पीपल ऑफ कराची या इन कराची से करते हैं, अच्छा हो जाएगा। तो लोगों को डेंटल हेल्थ अवेयरनेस कितनी ज़्यादा है, इसका सिंपल क्वेश्चन बनेगा, तो मजेदार टॉपिक। ठीक है, सही है। तो अब आप लोग सबों को, अब मैं और देखता हूँ मुझे कुछ समझ में आया। ये ग्रुप 3 है, इट मेक्स सेंस ग्रुप। इसमें भाई 2 लोगों ने अपने रिसर्च आर्टिकल्स नहीं लिखे, तो भाई देखें टाइटल नहीं लिखे तो भाई आपके ऊपर हम डंडे से तो आपको पढ़ा नहीं सकते। तो आपको फिर हम कह रहे हैं बार बार कि अगर आप लोग जो है हमारे साथ साथ चलेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। अगर आप थोड़ी सी भी इसमें काहिल काहिल रहेंगे या काम नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होने का खतरा है, क्योंकि ये 10 दिन निकल जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ आप भूल जाएंगे, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, जैसे कि लड़का है लड़की, मोहम्मद मुबीन लड़का है, प्रेवलेंस ऑफ न्यूरोपैथी इन टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट लिखा है इसको। ठीक है, या इन टाइप 2 और डायबिटीज़ हो गई, डायबिटिक आपने गलत लिख दिया है, डायबिटीज़ ई एस लगा, डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, तो न्यूरोपैथी पेन होती है। तो बेटा मेरे ख्याल से मुबीन, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पब्लिश हो गया आर्टिकल, तो इसको थोड़ा सा, इसमें थोड़ा मिर्च मसाला डालो, थोड़ा अच्छा करो इसको। इसमें या तो एज ग्रुप ऐड कर दो या तो कोई इलाका ऐड कर दो। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसकी डायमेंशंस को बढ़ाओ। ठीक है, अच्छा, मोहम्मद ताहा, प्रेवलेंस ऑफ पैनिक अटैक्स इन मेडिकल डेंटल स्टूडेंट्स ऑफ कराची, ये थोड़ा मुझे बेहतर लग रहा है, इस पे काम हो सकता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स ऑफ डायबिटीज एंड लाइफस्टाइल मेंटेनेंस एंड फिजिकल थेरेपी। ठीक है, अच्छा है, ये भी टॉपिक सही है। प्रेवलेंस ऑफ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ फुट अल्सर इन टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट, सही है। फुट अल्सर, गैंग्रीन, इसको अगर आप यूज करते हैं तो गैंग्रीन के लफ्ज़ से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ये अच्छा टॉपिक है, सही है। अच्छा, इन्होंने टॉपिक लिखा ही नहीं है, इन्होंने क्या लिखा है, एक्सप्लोरिंग द एसोसिएशन बिटवीन। ठीक है, एक्सप्लोरिंग का वर्ड हटा दो, तो सिर्फ एसोसिएशन से स्टार्ट करते हैं। एसोसिएशन बिटवीन इनफर्टिलिटी, एज एंड कॉन्ट्रासेप्टिव यूसेज इन
एंड कॉन्ट्रासेप्टिव यूसेज, क्या क्या लिखा हुआ तुमने, यूसेज विद द गोल ऑफ कलेक्टिंग मिसिंग डेटा। बेटा बिल्कुल समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हो, इसको थोड़ा प्रिसाइज करो और टॉपिक को थोड़ा छोटा करो ताकि तरीके समझ में आए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। रिस्क फैक्टर्स ऑफ स्कैबीज इन मदारिस ऑफ कराची, अरीशा मुनाफ। बेटा स्कैबीज मुझे नहीं लगता है कि मदारिस के अंदर ज़्यादा है, या शायद होता हो लेकिन मेरे नज़र में तो नहीं गुजरा। तो रिस्क फैक्टर्स ऑफ स्कैबीज मदारिस के अंदर क्या हो सकता है? मदारिस के बच्चे वजू लाजमी करते हैं, वो प्रॉपर नहाते हैं, मतलब साफ़ सुथरे रहते हैं, तो स्कैबीज मुश्किल है कि वहाँ हो मेरे ख्याल से, और मैंने कभी देखा भी नहीं है स्कैबीज वहाँ होते थे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि होता हो, शायद आपको पता हो इस हवाले से, तो देख लेना फिर भी, मतलब इसको एक मतलब फिर से देख लेना और स्कैबीज पे थोड़ा और सर्च करो कमेंट पेपर के लोगों ने किस तरह से स्कैबीज को यूज़ किया हुआ है। ठीक है। रिस्क फैक्टर्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन ऑफ कराची। अच्छा, ये भी बहुत कॉमन टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसको हम देखेंगे बाद में। सही है। पीपीआई अच्छा टॉपिक है, लेकिन बेटा ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वर्ड ऑफ